Yes, sir. Okay, fine. So, on that day, we had a discussion on the case study how a company can conquer into foreign market. एक कंपनी अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री में जाकर किस तरह से एस्टेब्लिश होती है, उसका प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल जो आज तक चल रहा है वो हम लोगों ने देखा। अब इसमें जब भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में मूव ऑन करते हैं तो उसके एंट्री मेथड तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब लेकिन डायरेक्टली हम उठ के नहीं जा सकते हैं। चलो जैसे घूमने जा रहे हैं, कोई टूर पे जा रहे हैं, तो जस्ट लाइक एज अ टूरिस्ट हम वहां पर अपना कोई बिजनेस या इंटरनेशनल मार्केटिंग स्टार्ट कर लें। तो इसके पीछे बहुत सारे होमवर्क और एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हम किसी मार्केट में जा रहे हैं तो हम जाने के पहले और वहां पर इस्टेब्लिश होना है या हमको वहां पर अब ये सारी बातें कि हम एज अ कंपनी जा रहे हैं, एज एन एजेंसी जा रहे हैं या वहां पर अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, बहुत कुछ रहता है। लेकिन अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम एज अ कंपनी इफ वी आर मूविंग इनटू इंटरनेशनल मार्केटिंग, व्हाट वी शुड डू as a company, as a person, as a marketing authority, क्या हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले बिकॉज हम अपनी कंट्री में नहीं है, अपनी कंट्री में हम चाहे यहाँ पर रहें और अपना बिजनेस चेन्नई में स्टार्ट करना चाहे, वहां भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, पर एक्चुअल में ये हमारी कंट्री है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नहीं होंगी क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ है और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां भी है, तो वो रूल्स तो नहीं बदलेंगे। लेकिन हाँ, जो भी स्टेट के डिफिकल्टीज हैं और जो भी स्टेट के वो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तो हम पूरी कंट्री चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एज अ होल जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले वी नीड टू सी अ मार्केट साइज। क्या मार्केट साइज है वहां का, हमारा प्रोडक्ट जो भी वहां पर हम ले जा रहे हैं उसके लिए वहां मार्केट है या नहीं, दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली डिसाइड। तो इंटरनेशनल सिचुएशन में एक मार्केट को देखते हुए हम डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो जहां पर हमने ये देखा कि मार्केट क्या है, मार्केट की एक स्थिति हम लोगों ने समझी। ठीक है, जब मार्केट की स्थिति हम लोगों ने समझी तो हमको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो ओवरऑल ये सब अब जाकर के इंच टेप लेकर के मार्केट साइज नहीं देखते, ये भी हमारे मार्केटिंग रिसर्च से आता है, पर चूंकि बिकॉज स्पेसिफिकली समझाना है तो मार्केट साइज हम देखेंगे। आज यहां से हम जाना चाहते हैं, सपोज ऑटोमोबाइल्स को हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं वहां मार्केट साइज ओवरऑल कितना है, ईयरली मार्केट का जो भी साइज है वो कितना है, दैट विल हैव टू बी एनालाइज। तो उससे बड़ा हमको अब क्योंकि बिकॉज जब हम वहां साइज देखेंगे, अगर साइज बहुत कम है तब तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं या जो भी हमारे मार्जिन हैं कैसे हम निकाल पाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, मार्केट साइज वहां कैसा है अपने कंट्री के कंपैरिजन में वो देखना पड़ेगा। नेचुरली अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जब हमारे कंट्री के मार्केट से अगर वो मार्केट साइज बड़ा है या बराबर है या जैसा भी है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, दैट इज दी वन थिंग जहां से हम पहले एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हम मिलाकर यहाँ कितने
कार प्रोड्यूस करते हैं, कितने टू व्हीलर हम प्रोड्यूस करते हैं और कितना सेल करते हैं, तो हमारा पूरा वैल्यूएशन कितना है यहाँ के मार्केट का, और जब हम दूसरे मार्केट में जा रहे हैं तो वहां क्या सस्टेनेबल होगा? दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू एनालाइज। सेकेंडली, मार्केट डिमांड भी हम देखते हैं। अब मार्केट डिमांड के बाद साइज तो है, तो इसका मतलब अगर साइज है तो डेफिनेटली डिमांड भी हम एनालाइज करेंगे। डिमांड किस तरह से एनालाइज करते हैं कि बिकॉज अब क्या है, हमारे यहाँ पर जब हम जाते हैं, अपने यहाँ पर तो हम रुपीज में सेल कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ का जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को परचेज करने, डिमांड हमेशा परचेजिंग कैपेसिटी में होती है। डिमांड कभी भी ऐसा नहीं होती कि सिर्फ डिजायर में हो जाए। तो वो बेसिकली उसको परचेज करने में सक्षम है या नहीं, वो उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है या नहीं, ये हमें मालूम चल जाता है। बट व्हाट अबाउट द अदर कंट्री, तो वो डिपेंड करता है वहां के मार्केट सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, कि वहां के व्यक्ति के पास क्या एक कैपेसिटी है हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने की, जिससे हम डिमांड को वहां पर एनालाइज कर सके। तो अब ये देखना पड़ता है कि अब हमारे यहाँ तो हमने सब तरह के जो एनालिसिस कर चुके हैं, दूसरी कंट्री में लोग किस प्रोडक्ट पर ज्यादा डिमांड फोकस कर रहे हैं, किस सेगमेंट में डिमांड की। अब जैसे अब हम इकोनॉमिकल डिमांड में ज्यादा अच्छे हैं सपोज इंडिया में, लेकिन इकोनॉमिक सेगमेंट वहां पर कैसे डिफाइन होगा? वहां की करेंसी के अनुसार। थोड़ी देर के लिए मान लो हमारा पॉन्ड और रुपीस का रिलेशन 98 या 100 कुछ रुपीस में होता है, एक पॉन्ड इज इक्वल टू इतना 103 रुपीस, या अब उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे पॉन्ड में तो वो एक अलग ग्रुप आ जाएगा। तो अगर वहां पर देखना पड़ेगा कि 50 पॉन्ड वाला व्यक्ति किस मार्केट में है, मीडियम में है या रिच में है, 200 पॉन्ड वाला 300 पॉन्ड, ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पर हमारी डिमांड की सिचुएशन हमको एनालाइज करनी पड़ेगी। तो दैट इज ऑल्सो द थिंग कि जिस पर हमको एक अच्छा एनालिसिस, एक्यूरेट एनालिसिस तैयार करना पड़ेगा। इसी तरह से मार्केट पोटेंशियल भी होता है, तो वो डिमांड का ही एनालिसिस है, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई पॉइंट्स में क्लैरिटी चाहिए किसी को? सर लास्ट वाले एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। लास्ट वाला मतलब डिमांड क्या होता है? डिमांड का मतलब क्या होता है? सर डिमांड वो जो कस्टमर की नीड है, कस्टमर जो चाह रहा है पूरे मार्केट में, जो भी कंज्यूमर चाह रहेगा उससे चाहिए, वो होती है डिमांड। मतलब सिर्फ चाहने से डिमांड निकल जाती है क्या? नो सर, वांट डिमांड एक ही है। यस सर, एक ही है। वेरी गुड। क्या तुमने समझा भाई? अरे अगर सब कुछ चाहने से डिमांड निकल जाती फिर तो हम पूरे कंट्री को ही मार्केट मान लेते। ऐसा नहीं होता है। नीड अलग है, वांट अलग है, डिजायर अलग है, और डिमांड इन सबसे बिल्कुल अलग है। डिमांड मतलब तुम अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं। बात समझ में आई? यस सर। तो जब तुम यहाँ के डिमांड निकालते हो तो यहाँ की डिमांड किसमें निकाल रहे हो? रुपीज में। किसमें निकाल रहे हो? रुपीज में। हाँ। और जब तुम इंग्लैंड में जाकर, यूके में जाकर अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंटरनेशनल मार्केट में मूव ऑन कर रहे हो, तो वो 102 या 103 रुपीज 1 पॉन्ड होता है। तो जब उसको कन्वर्ट करोगे तो वहां की करेंसी में अलग वैल्यू आएगी या नहीं? आएगी सर, अलग वैल्यू आएगी। अलग वैल्यू आएगी ना, तो वहां का सेगमेंट डिफरेंट है। मेरे यहाँ का मतलब 10 रुपए और 10 पॉन्ड क्या एक बराबर है? नो सर। तो इसका मतलब अब डिमांड हम यहाँ की करेंसी में थोड़ी ना चेक करेंगे, डिमांड हम वहां के मार्केट में, वहां की करेंसी वैल्यू में
वहां की मॉनेटरी वैल्यू में चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? तो अब यहाँ पर अगर 10 रुपए 10 पाउंड नहीं है, वहां 10 पाउंड का मतलब है कि इंडिया के 102 से मल्टीप्लाई कर दो 1020 रुपीज। ठीक है? तो वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पाउंड के अंदर वो डिमांड हमारी क्या है, वो हमको देखना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ ले जाकर वहां पर सेल करेंगे, तो जो भी उसकी प्राइस वर्कआउट हो रही है, डिसाइड हो रही है, उस प्राइस रेंज में पाउंड में क्या डिमांड होगी या क्या डिमांड चल रही है, वो हम एनालिसिस करेंगे ना। या सीधे यहाँ की डिमांड को वहां मान लेंगे कि वहां भी ऐसे ही होगा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं सर। अब क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? सर यहाँ की जो रुपीज है, जैसे 103 रुपए और वहां का 1 पाउंड है, जो अपन की डिमांड होगी तो हम यहाँ के जगह छोड़ करके जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट यहाँ से लेकर जा करके सेल कर रहे हैं, हम वहाँ के उससे मेजर करेंगे। हाँ, डिमांड क्या हुई ये बात समझ में आ गई? डिमांड क्या हुआ? दिव्यांशु, डिमांड इज क्लियर? दिव्यांशु, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, डिमांड क्या हुई? व्हाट इज डिमांड? डिजायर और डिमांड एक है, सेम है? नो सर, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट कैसे है? सर डिमांड मतलब जब उस चीज को, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सामान को जब अफोर्ड कर सके कोई पर्सन। राइट, बिल्कुल सही। डिमांड हमेशा हमारी परचेज कैपेसिटी के साथ, अफोर्डेबिलिटी के साथ। ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। ओके। जब भी हम इस पर बात करते हैं तो वहां के मार्केट में हमने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट ग्रोथ रेट। ठीक है? मार्केट ग्रोथ, अब मार्केट वहां मतलब ग्रोथ में है या मार्केट वहां सिर्फ सस्टेनेबल है, देखना पड़ेगा। क्योंकि हम दूसरी कंट्री से वहां जाएंगे तो वहां पूरा हमको इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, वहां सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो वहां जब हम जा रहे हैं तो वो मार्केट ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा? वहां मार्केट में लगातार कस्टमर्स की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? डिमांड फास्टली जनरेट हो रही है या नहीं हो रही? मतलब क्या स्टेटस है? डिमांड के बाद वहां ग्रोथ का स्टेटस भी देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमारे अपने डिसीजन के पहले हमें एनालाइज करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स का एक सेगमेंट इंडिया में तो ग्रोथ कर रहा है स्मॉल स्केल, लेकिन हमने ये स्मॉल कार्स का, लेकिन हमने देखा कि स्मॉल कार्स का चाइना में बहुत क्रेज हमें नहीं दिखा, बहुत ग्रोथ नहीं दिखी। या हम दूसरी कंट्री में जाते तो हमें ग्रोथ दिखती है। मे बी द थिंग इज, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड वी नीड टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट थिंग in regards to the main situation। तो अब क्या करना है? सिचुएशन ये है कि कंपनी टू कंपनी हम कुछ इसमें नहीं कर सकते, लेकिन कंट्री टू कंट्री हम एनालाइज कर सकते हैं और उस ग्रोथ के बाद हम डिसीजन लेंगे। ठीक है? तो कई बार होता है कि कंपनी सोचती है कि अभी हम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे वहां पर अपनी प्रोडक्शन लाइन बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाएंगे। तो ये भी एक सिचुएशन होती है। अब उसके बेसिस पर स्ट्रेटेजी, अगर मार्केट ग्रोथ रेट एक अच्छी है, यानी एक मार्केट ग्रोथ रेट वहां पर स्टेबल है और एक अंडरस्टैंडेबल है, इंकरेजिंग है, तो हम अपना सेटअप स्टार्ट कर देते हैं। कई बार हम वहां सेटअप नहीं अपना स्टार्ट करते, हम वहां पर सिर्फ एक अपनी
ज्वाइनिंग कर देते हैं उस मार्केट में, बाकी हम अपना कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो ग्रोथ से ये देख, अगर ग्रोथ है तो हम इन्वेस्टमेंट अपना कर देंगे, लेकिन अगर मार्केट में वैसा ग्रोथ नहीं है, स्लो ग्रोथ है, तो हम वो वेट करेंगे कि हमारे लिए वो एक लॉसफुल वेंचर ना हो। तो हम अब लेकिन मार्केट भी हम नहीं छोड़ते, तो हमने एक बीच का रास्ता निकाला कि हम उसके पास की किसी कंट्री से ऑपरेट करते हैं, और अगर हमें डिमांड दिखती है तो धीरे 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 हम वहां अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। पहले वहां एक छोटा ऑफिस डालेंगे, फिर बड़ा ऑफिस डालेंगे, फिर हमें अगर लगेगा तो अपना जो दूसरी कंट्री में प्लांट है वहां से ऑपरेट करेंगे। ऑटोमोबाइल की डिमांड आजकल तो हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो वहां से हम उनको कार सप्लाई कर देंगे। तो ये सारी बातें हमारी ग्रोथ रेट पर डिपेंड करती है। इसके बाद जब हम जाते हैं तो कंट्री का ओवरऑल मार्केट क्या है, कंट्री की क्या स्थिति है, कंट्री की क्या कंडीशन है, कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओवरऑल कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये भी हम देखते हैं। नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम, तो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब लोग वहां कंजम्पशन कर रहे हैं, लोग वहां खरीदारी कर रहे हैं, लोग वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट वहां की इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उससे अब हमको एक इकोनॉमिक साइज का पता चल जाता है। अगर इकोनॉमी ट्रिलियन में है, ठीक है, अरब में है, तो इसका मतलब वो बढ़ रही है और बढ़ती रहती है। जो भी हम उसका पास डेटा देखते हैं, रिसर्च में लाते हैं, तो ये सिचुएशन हमारे पास में बहुत अच्छी रहती है। अब अगर नहीं है तो फिर हमको देखना पड़ेगा। अब जैसे अभी पिछले कई सालों से, 2 या 3 दशकों से, 20-30 साल की बात कर रहे हैं, चाइना बहुत ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अभी कुछ समय से चाइना में बहुत स्लो डाउन आ रहा है। तो चाइना वैसा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं रह गया इन्वेस्टमेंट के लिए। जो कंपनीज चाइना में जा रही थी, बहुत उत्सुक थी, सबने अपना धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पोस्टपोन कर दिया। बस एक ही फायदा है जो चाइना में रहने के, चाइना में बहुत बड़ा मैन पावर है जो हमको मिल जाता है ऑन द कॉस्ट। तो ये एक जीडीपी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर इंडिया की बात देखते हैं तो अब हम पढ़ रहे हैं, हमने कोशिश कर रहे हैं शायद 5 ट्रिलियन के लिए, आगे बढ़कर कुछ 10 ट्रिलियन के लिए, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। तो मे बी शायद जो चाइना में अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर तो मिल जाते हैं, लेकिन एजुकेटेड वर्कर्स कम मिलते हैं, जो इंग्लिश में ज्यादा वो रहे कंपेयर टू इंडिया, वो वहां प्रॉब्लम है। तो इंडिया में सब तरह की स्किल के लोग भी हैं, लेकिन मेन एक एडवांटेज है कि इंग्लिश एजुकेटेड यूथ भी बहुत अवेलेबल है। तो एक जो मेन होता है कि भाई जीडीपी क्या है, ये हमारे लिए एक बड़ा फैक्टर है। तो जीडीपी का मतलब ऑलरेडी हाई जीडीपी मीन्स देयर इज हाई वर्थ इनकम। ठीक है, यहां बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? कोई डाउट? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? यस वॉइस सर। आ रही है? हाँ, ओके, बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, तो जैसे भी हम अपने चाइना को आज देखते हैं, चाइना इज नाउ स्लोली बिकमिंग ऑन अ स्टेबल कंट्री, बट स्टिल अभी बाकी फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन जो है वो स्टेबल जो है वो। अब चाइना ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो 1 बेल्ट 1 रोड बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेज अपने लगा दिए। चाइना में लोगों पे डेप्थ बहुत बढ़ता जा रहा है, ये पहले नहीं था, बट स्टिल
जो भी है वो अभी थोड़े इकोनॉमिक सिचुएशन है विच कैन बी डाउन और कैन बी डिप्रेसिंग, बट इसीलिए इंडिया एक अलग ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन दिख रहा है जहां पर हमारा एक एजुकेशन लेवल बेटर है। अब पर्सनल इनकम की बात करते हैं। पर्सनल इनकम हाई नेटवर्थ इनकम वाली कंट्रीज में, ग्रोथ वाली कंट्रीज में डेफिनेटली हाई रहेगा, क्योंकि इनकम के प्रोपोर्शन में आप एक्सपेंडिचर करते हैं। अब अगर आप एक ऐसी कंट्री में हैं, आज से 40-50 साल पहले वियतनाम जैसी कंट्री में कोई इन्वेस्टर नहीं जाता था, क्योंकि वो बड़ा एक डैमेज कंट्री थी वॉर के बाद, अमेरिकन वॉर के बाद। अब आज जो है वियतनाम हमको इन्वेस्टमेंट में पीछे छोड़ रही है। जो यहाँ तक बांग्लादेश भी हमको बहुत पीछे मतलब बांग्लादेश भी हमारी बराबरी पर आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वहां जो रिफॉर्म्स हुए छोटे कंट्री होने के कारण, ये जरूर हम बात कह सकते हैं। और बेसिकली जो एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि मोस्टली वियतनाम ने बहुत पिकअप किया, तो अब वो कंट्री बिल्कुल बदल सी गई है। जो पुराना वियतनाम और आज का वियतनाम ग्रोथ में बहुत डिफरेंट लगता है। तो पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। किसमें? ये भी नहीं कि बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो अलग बात है, लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की वहां बहुत बड़ी एक वो जिसको बनाते इकोसिस्टम बना लिया। उसमें भी जो फिशरीज है, फिशरीज हो गई, फार्मिंग हो गई, उसमें बहुत उन्होंने इंप्रूवमेंट किया। सेम चीज जैसे ये टेक्सटाइल वगैरह की स्मॉल यूनिट्स हैं, इसमें बांग्लादेश ने बहुत इंप्रूवमेंट किया। तो दिस इज व्हाट वी नीड। तो यहां जब भी हम इस बात पर जाते हैं, इस बात पर विचार करते हैं, तो ये एक सिचुएशन रहती है जिस पर हमको ध्यान देना रहता है। अगर इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो फिर हमको देखना पड़ता है कि भाई कैसे हम दूसरे कंट्री में देखें जहां बेटर पर कैपिटा इनकम हो, प्रति व्यक्ति आय। ये सीधी सी बात है। जीडीपी का मतलब होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की। तो ये डेफिनेटली हमारे यहाँ भी बढ़ रही है, दूसरी कंट्रीज में भी बढ़ रही है। और जब को अब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हैं या इन्वेस्टमेंट में जाते हैं दूसरी कंट्री में, तो इसको जरूर हम इस डेटा को भी हम ऑब्जर्व करते हैं। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लैरिटी चाहिए, सुनने में कोई दिक्कत हुई हो तो पूछ लो। अंकित, कपिल, आभा, रेशु, दिव्यांशु, अनुकृति, अंकित, कार्तिक, सत्यप्रकाश, शशांक। सर आवाज ब्रेक हो रही सर। हाँ, मैं हमारा ये कहना अब क्लियर हो रही है। ये कौन है भाई लास्ट? कुछ अपना नाम वाम बताओ। जोल्डा नेम ये क्या है? ये हु इज दिस विद जोल्डा नेम बेश? आई डोंट नो हु इज दैट। हाँ, सत्यप्रकाश, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर। अच्छा, ठीक है। तो अब ये होता, अब इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने के बाद हम कंट्री के पॉलिटिकल फैक्टर को भी देखते हैं कि वहां किस तरह की शासन व्यवस्था है, किस तरह की वहां पर एक जो है
पॉलिटिकल सिस्टम है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। इधर हम जापान में जाते हैं, जापान में डेमोक्रेसी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग होता है। इधर हम गल्फ कंट्रीज में जाते हैं तो वहां भी डेमोक्रेसी नहीं, वहां इलेक्शंस नहीं होते। अब इधर हम यूरोप में चले जाते हैं तो यूरोप में लगभग सारे देशों में डेमोक्रेसी है। दिस इज व्हाट, पहले कम्युनिज्म होता था, पहले पुराने समय में कम्युनिज्म होता था, लेकिन रशिया में फिर हम जाते हैं तो फिर वहां वैसी डेमोक्रेसी नहीं है जैसी इंडिया में है। वहां अपने तरह की उनकी अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो बेसिकली इंडिया के जो मॉडल पर जब हम देखते हैं तो यूएस, हालांकि वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यूके बिल्कुल हमारे पैटर्न पर जो है वो डेमोक्रेसी सिस्टम मेंटेन कर रहा है। तो उस कंट्री में जहां हम जा रहे हैं बिजनेस करने, वहां क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर रही है, वो हमको देखना पड़ता है, नंबर 1। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत सारे डिसीजंस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कई सालों पहले युगांडा में एक डिसीजन ले लिया गया, वहां उस समय क्या था, ये वाला सिस्टम था, जिसको क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। तो उन्होंने 3 महीने के अंदर सारे इंडियंस को निकलने का वहां से डिसीजन ले लिया। अब जब डिसीजन ले लिया तो प्रॉपर्टीज जो इंडियंस की थी उसको भी वहीं के वहीं कॉन्फिस्केट कर लिया, यानी उसको वहां पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। बहुत कम आपको लगेज के साथ जाने की परमिशन दी। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां थे तो बहुत इंडियंस को प्रॉब्लम हुई, एक पूरी जनरेशन जो है उसमें वो हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसीलिए ये देखना पड़ता है कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहां कैसी शासन व्यवस्था है, कैसा रूल ऑफ लॉ है, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। तो कई कंपनीज अब चाइना के सिस्टम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये है कि भाई वहां काम चोरी नहीं है, यूनियन नहीं है, आप कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप मार्च नहीं कर सकते, आप कुछ भी वहां एकदम से ऐसा नहीं कर सकते जो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, और जो भी है इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये कई जगह पर कई कंपनीज को अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने वो, अब दूसरा ये भी रहता है कि रूल्स भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, रूल्स में भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, बट स्टिल बहुत, अब जैसे चाइना में हम बात करते थे तो चाइना से पहले हांगकांग ब्रिटेन में था, अब टेक ओवर कर लिया 99 में चाइना ने। हालांकि वो चाइना का ही पार्ट था लेकिन ब्रिटेन ने अपनी उसको वहां बना के रखा था कॉलोनी। अब जब ब्रिटेन के पास था हांगकांग, तब का माहौल और आज का माहौल बहुत डिफरेंट है। तो जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, बहुत सारी बातें डिसाइड होती हैं। तो मेनली अब जैसे रशिया है, रशिया में आप मान के चल, अब पहले तो कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट सिस्टम था। अब जब जो पावर आया है वो अपने ही तरह का कम्युनिस्ट तो नहीं है लेकिन पूर्णतः डेमोक्रेटिक भी नहीं है। तो उस तरह से जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो होते हैं गवर्नमेंट के अपने कुछ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए फेवरेबल होते हैं। ये एक सिचुएशन होती है जिस पर कि हमको एक अपना फोकस करना पड़ता है बिकॉज हमें वहां के कोई पॉलिटिकल सिस्टम से इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी नहीं होगा जो, लेकिन इतना तो हमें देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है या नहीं। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 1950 टू 1990 हम लोग बहुत बिजनेस फ्रेंडली नेशन नहीं थे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे रूल्स थे। उसके बाद धीरे धीरे जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया
तो हमने धीरे धीरे बहुत सारे सिस्टम्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो अननेसेसरी रूल्स थे उसको रिमूव कर दिया। तो वो करने से हमारा जो एक गवर्नेंस है वो क्या हो गई, एक प्रकार से इन्वेस्टर के फ्रेंडली हो गई है। तो ये हो गया एक प्रकार से पॉलिटिकल सिचुएशन। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। ओके, इसके बाद हम लीगल सिस्टम भी देख सकते हैं। लॉ कैसे हैं, आप सब लोगों ने बिजनेस लॉ पढ़ा है, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है, तो एक प्रकार से इंडिया का तो आइडिया हम लोग को है कि कौन कौन सी बिजनेस लॉज हैं। तो लॉ भी एक इम्पोर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कई फोरम्स हैं, लीगल बॉडीज है, मतलब कई मैटर्स पे डिस्प्यूट्स होते हैं। जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हो सकता है पार्टनरशिप को लेकर, लैंड को लेकर या कुछ वहां लीगल प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो लॉ सिस्टम कैसा है वहां का, लीगल सिस्टम कैसा है, वो फास्ट वर्क करता है, स्लो वर्क करता है, बहुत सारी सिचुएशन होती है। कोर्ट्स वहां के मतलब वाकई में कुछ उनको पावर्स हैं या वो कुछ ऐसे पावर्स नहीं है। तो ये सारी सिचुएशंस भी हमको देखनी पड़ती है। जैसे टेलीकॉम है, टेलीकॉम में इंडिया में जो मेजर डिसीजंस हुए थे 2009-10 में, स्पेक्ट्रम को उन्होंने वो कर दिया था, इनवैलिड कर दिया था, जो भी डिसीजंस हुए थे उसको कोर्ट्स ने कैंसिल कर दिया था। तो बहुत बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टमेंट था वो अफेक्ट हुआ था, जो कंपनीज आई थी उनको बहुत लॉसेस हुए थे। तो अक्सर इसीलिए भी एक चीज देखा जाती है कि लीगल सिस्टम प्रो फ्रेंडली है या इट इज वेरी मच अगेंस्ट द बिजनेस कम्युनिटी। तो ये एनालिसिस हमको करना पड़ता है वहां के लीगल फ्रेमवर्क में। और गवर्नमेंट का सिस्टम तो वही हो गया जो भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा। तो जो भी कंट्रीज थी, कम्युनिज्म लगभग चाइना में, लेकिन चाइनीज अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहलाना चाहते, तो वो कम्युनिज्म भी एक प्रकार से बहुत फ्रेंडली है कई कंट्रीज से। इधर ब्राजील, क्यूबा, मेक्सिको, यहाँ भी अब डेमोक्रेसी है, सब कुछ है। तो ऑलमोस्ट अब सिस्टम जो है अब वो बिजनेसेस के अनुकूल होता जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज हम देख सकते हैं, हमारे कंट्री से 3 घंटे की फ्लाइट पे जब हम जाते हैं यूएई, तो यूएई में जब हम देखते हैं दुबई, तो दुबई अब बहुत बड़ा ये भी लेफ्ट, ये क्या हो गया बहनचोद। तो ये आप देखो कि जो सिस्टम है कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे फॉरवर्ड हुआ जाता है अपने बेसिक उसको मेंटेन करते हुए। कहीं डेमोक्रेसी नहीं है गल्फ कंट्रीज में, लेकिन इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है, ऑल बिकॉज क्योंकि एक मेन चीज जो थी सारे वर्ल्ड को जिसकी जरूरत होती है वो होता है हमारा क्या, फ्यूल। तो फ्यूल के बेसिस पर उन्होंने काफी जो है रेवेन्यू अर्न किया, लेकिन मैन पावर भी चाहिए। तो दैट इज व्हाट द थिंग कि उन्होंने सारी कंट्रीज से लोगों को कॉल किया, बड़ी बड़ी कंपनीज के वहां ऑफिसेज आए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आज दुबई इज अ बिग, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो people feel proud that they should have they have got a property in Dubai। तो ये सारी सिचुएशन जो हैं अपने सिस्टम के साथ गवर्न होती हैं। फिर एक बात आती है कल्चर। तो कल्चर तो अभी बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, अभी उसको हम लोग सिर्फ इतना डिस्कशन करते हैं कि जो हम कल्चर और सोशल सिस्टम, ये जब हमारा होता है कि हमारे यहाँ पर कितनी कम्युनिटीज हैं, हर कम्युनिटी वर्ल्ड की इंडिया में है, जूस भी हैं, हर कम्युनिटी के अपने अपने फेस्टिवल हैं, अपने अपने ट्रेडिशन
ट्रेडिशंस है, अपने अपने बहुत सारे कल्चरल थॉट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो यही चीज हम दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो वहां के कल्चर को हमको देखना पड़ता है, हमारा प्रोडक्ट वहां के कल्चर के बिल्कुल अकॉर्डिंगली हो या कम से कम उसको हर्ट ना करे। तो ये सारी बातें जो हैं ये कल्चर में भी होता है। तो कल्चरल सेंसिटिविटी हमको रखना पड़ती है। अगर कल्चरल सेंसिटिविटी हम नहीं रखते हैं तब बहुत सारा एक जो है हमको सेटबैक होता है। कई जगह हम देखते हैं कि हमको, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत साल पहले एक कंपनी जिसको मालूम नहीं था कि दुबई में कैसे होता है और अरेबिक या उर्दू कैसे लिखी जाती है, उन्होंने एक ऐड फ्लैश कर दिया। अब लेकिन वो उसमें जो स्क्रिप्ट बनी थी वो पर्टिकुलरली उर्दू में लिखने की कोशिश थी और उन्होंने लेफ्ट टू राइट लिखी थी, लेकिन उर्दू या अरेबिक का ऐसा रहता है वो राइट टू लेफ्ट उसकी स्क्रिप्ट होती है, तो वो चीज समझ में नहीं आई। दैट इज व्हाट द होल इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जब एक अमेरिकन किसी बिजनेस पर्सन से मिलता है तो हैंडशेक करता है और फॉर्मल फेस रहता है, जबकि मिडिल ईस्ट में जब आप कोई बिजनेस डिसीजन करते हैं तो यहाँ पर होता है देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ हग, दे ट्राई टू हग, गले मिलने वाली एक परंपरा होती है। तो ये होता, बट वो अमेरिकन इस मामले में नहीं है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो हम एक देखते हैं कि एशिया में अब हम अपने जैसी कंट्री के लोगों को भी किसी भी समय पर बात कर सकते हैं, किसी भी समय पर हम कर सकते हैं, वो उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं यूरोप और अमेरिका तो ऐसा नहीं होता आपने अभी फोन उठाया और अभी आप बात करने लग गए बिजनेस के बारे में। नो, गिव देम अ प्री इंटीमेशन, मेल करिए और ये बताइए कि आप बात करना चाहते हैं। उनका कन्वीनियंस जब होगा देन दे विल टॉक, until unless you are not a good friend. But even that, वो बिजनेस को अपने जो है वर्किंग टाइम में ही बात करते हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग इतने इनफॉर्मल हो जाते हैं कि हमारे यहाँ कोई टाइम नहीं होता। और ऐसे लगभग हमारे जैसे देशों में होता है। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर, आपका कोई बिजनेस एसोसिएट जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या आसपास की कंट्रीज में, तो वहां भी यही कल्चर है। लेकिन अगर यूरोपियन या अमेरिकन है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। एक तो टाइमिंग की बात भी है, यहाँ पर जब इवनिंग है तो वहां मॉर्निंग है, लेकिन इवन दैट जो कल्चर ऑफ वर्किंग है वो डिफरेंट है। तो अभी सारा जो बिजनेस करने का ढंग है, बिजनेस की सोच है, जो वहां सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये एक प्रकार से टोटल, अभी इसमें एक हम डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, पर एक बेसिक मोटी मोटी जो बातें हैं वो हम एनालिसिस में देखते और समझते हैं। और ऐसा भी नहीं, इसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये तो हमसे सुन लिया और आपने खत्म कर दिया, लेकिन इसको हम बेसिकली डॉक्यूमेंट करते हैं। बात क्लियर हो रही है? सर सारे फैक्ट समझ में आ रहे हैं सबको? सारे फैक्ट्स क्लियर हैं? कहीं पे कोई बात मिस तो नहीं हो रही? कहीं पे कोई बात मिस तो नहीं हो रही है? क्लियर ना हो रही हो तो बता दो भाई, लेट मी आस्क। किसी को कोई भी पॉइंट पे कोई डिफिकल्टी है? नो सर। नो सर। ओके फाइन। नाउ अब जब हम बात करते हैं एक इसी बात पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसी पर एक डॉक्यूमेंट हम लोग देख लेते हैं जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और दैट विल हेल्प यू। तो ये एक सिचुएशन होती है विच इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट
थिंग फॉर us to notice. ये विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके, नाउ बेसिकली जब भी हम ये वही पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कशन में लाए। मार्केट साइज में हम देखते हैं पॉपुलेशन, उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, वो पॉपुलर है या नहीं। अब एशियन कंट्रीज में तो हमारे यहाँ तो हम 140 करोड़ है, 140 करोड़ में बहुत सारे देश के बराबर हो जाता है। कुछ कंट्री हैं वो छोटी, हमारे एक सिटी के बराबर भी नहीं होंगी। तो ये भी एक पर्टिकुलर बात है, इसको भी हम देखते हैं कि क्या मार्केट की ग्रोथ रेट हम देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम देखते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक होता है LDC, मतलब लो डेवलप्ड कंट्रीज, लो डेवलप्ड कंट्रीज। एक होता है मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, और एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज। तो कुछ कंट्रीज जो हैं जो बिल्कुल ही एशिया में हैं वो लो डेवलप्ड कंट्रीज में आ गई, कुछ मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज में आ गई, और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में आ गई। और एक और कैटेगरी बनी है एमर्जिंग कंट्रीज। इसको नोट कर लो, बात समझने में आ रही है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। इसको जरा नोट कर लो, लो डिवीजन कंट्रीज, मीडियम डिवीजन कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो लो डिवीजन कंट्रीज में कई एशियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीका की कंट्रीज हो गई जो आज भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। मीडियम डेवलपमेंट कंट्रीज में इंडिया हो गया, इंडिया के जैसी और कंट्रीज हो गई जो आसपास में हैं। उसके बाद जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज डेवलप्ड हो गई। रशिया भी हम कह सकते हैं कि डिपेंड करता है क्या उसकी स्टेटस है। लेकिन अब इमर्जिंग कंट्रीज में आते हैं तो एक मीडियम कंट्रीज के साथ साथ इंडिया इमर्जिंग कंट्री में है, और ब्राजील, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इसको हमने, और अब सिंगापुर भी हो गया इमर्जिंग, ये ताइवान, और ये हमारा चाइना को भी बहुत बड़ी अब हम इकोनॉमी मानने लग गए हैं। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फास्टली ग्रोथ करने में। थाईलैंड, तो जो एक थाईलैंड है, अब थाईलैंड का यश ये अभी इंडिया में एशियन कंट्रीज में श्रीलंका भी था जो कि, पर वो टूरिज्म में ही था, लेकिन अभी वहां इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी पुअर हो गई। तो ये जो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं न्यू ग्रोथ, ये न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुए, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ा, तो इन कंपनीज ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। वियतनाम, तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीज है जो अब इकोनॉमिकली साउंड होती जा रही हैं, अपने पुअरनेस को पीछे छोड़कर जा रही है, ठीक है। दैट इज व्हाट दी। अगर यहां पर बात करें अफ्रीका में तो कीनिया, these are all fastly growing या इकोनॉमिकली ग्रोइंग कंट्रीज। बात समझ में आ रही है? ये देखते हैं मार्केट इंटेंसिटी, मार्केट कहां पर है, कितना वहां इंटरनेट यूजर्स हैं, क्या जीडीपी है, मार्केट रिसेप्टिविटी, लोग कैसे वहां पर इंपोर्ट्स को लेते हैं, कल्चर की अभी हम लोगों ने बात करी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लैंड, लेबर, ये सब, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, लैंड है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है, ये सब की क्या कंडीशन है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंट्री की का माहौल कैसा है। तो मोस्टली ये सारी कंडीशंस हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि हर जगह को हम, हर पॉइंट्स पर हम कुछ वेट्स देते हैं, किसी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को हम
कम इंपॉर्टेंस देते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारी कंट्री है वो किस रूप में हम उसको देख रहे हैं। ये सारे मेजरमेंट्स हैं, लोगों का जीवन कितना है, रोड्स कितने हैं, कल्चर की क्या है, प्रोडक्शन क्या, इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है, ये सब उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये कंट्रीज की लिस्ट है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, अलग अलग इसमें पैरामीटर्स में। ठीक है, सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही सर। क्या स्क्रीन ब्लैक हो गई है सर। ओके 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 ओके, फिर से करना पड़ेगा ये। एकदम से कैसे हो गया? ये लिंक को ये भी चले गए। बोलो यार, वक्त जा रहा है। विजिबल हो रहा है? नो सर। हाँ, नो सर, नहीं हो रहा अभी एक सेकंड। अब हो रहा है? नो सर। अब हो रहा है? वॉइस आ रही है? हाँ? वॉइस आ रही है पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। हम तो कर रहे हैं। नहीं मतलब ये वर्ड पढ़ पा रहे हो आप? यू आर शेयरिंग द स्क्रीन, यहाँ ये क्लियर हो रहा है? यस सर, ये शो हो रहा है। ओके अब ये शेयर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। सभी को, एवरीबडी भेज दीजिए ना। यस सर, एवरीबडी राइट। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी कंट्री में हम एकदम से ऐसे उठ के नहीं जा सकते। यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस, रिसर्च ये करना पड़ता है। अभी एक और नई चीज चल रही, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ये थोड़ा सा नई चीज है। देश में अब एक प्रकार से जिसको कहते हैं हम बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको भी आजकल कुछ इन लोग लेने लगे हैं। तो ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग इस पे वेरिएबल्स पर
अलग अलग परफॉर्मेंस है। खैर ये तो एक रिसर्च की बात हो गई, पर फिर भी अगर आप देखते हैं चाइना, थाईलैंड, ब्राजील, इटली, ये वर्ल्ड के अच्छे माने हुए डेस्टिनेशंस में से हैं और अब इंडिया भी हो गया है। तो ये सब सिचुएशंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा एक प्रकार से जाने का रीजन हो तो उसके अनुसार हमको इस पे बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ पर क्लियर है? यस सर। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? कोई बात समझ में ना आई हो किसी को? बात क्लियर हो रही है? यस सर। ओके, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड। तो ये हमने देखा कि इस प्रकार से आप जो हैं क्या हो जाता तुमको यार? राइट, तो ये दिस इज व्हाट, ये क्या कोई वो किया है क्या आपने? वॉइस असिस्टेंट ओपन किया है किसी ने? नो सर। नो। हाउ दिस वर्ड्स आर कमिंग? कोई मैसेजिंग कर रहा है क्या? वेल, सो अच्छा सिचुएशन है, अब क्लियर है? ये जितना डिस्कशन हुआ क्लियर है? अंकित, आभा, दिव्यांशु, कपिल, करणजीत, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर? ओके, तो ये हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं और अभी इसको आपको मैं सेंड कर दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पर ओवरऑल दिव्यांशु क्या समझ में आया? क्या डायरेक्टली मूव ऑन किया जा सकता है किसी भी कंट्री में? नो सर। क्या क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने पड़ते हैं? दिव्यांशु, आपको बात क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ, क्या क्या एनालिसिस करने पड़ते हैं मेनली? सर एक फर्स्ट तो डिमांड और पर पर्सन कैपिटल वाला जो एक आपने बताया वो। राइट, और बिना एनालिसिस आभा क्या क्लैरिटी आई? कोई एक दो एनालिसिस बताइए। अंकित लकेरा। यस सर। सर वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन, जो यहाँ से हम वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ के लोग क्या चीज अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ की एक पॉलिटिकल कंडीशन या जो भी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे, वो सारी चीजें। राइट, तो इम्पोर्टेंटली ये सब सिचुएशन को बिना डिस्कस किए, बिना देखे, बिना समझे हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में नहीं जा सकते। अब बात आती है एक इम्पोर्टेंट चीज की जिसको हम लोग देखेंगे, कल्चर की। कुछ चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं किसी और कल्चर में और उसको हमें नहीं मालूम, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मेनली कलर है। अब कहीं पर हम ब्लैक कलर को अच्छा नहीं मानते, कहीं अच्छा मानते हैं। कहीं हम व्हाइट कलर को अच्छा मानते हैं, कई जगह हम व्हाइट कलर को नहीं मानते। हर कंट्री का जो कल्चर है, जहां लोग हैं, उनकी अपनी एक प्रकार से लाइफ स्टाइल होती है, रहने का थॉट होता है, एक प्रकार से कस्टम्स होते हैं, उनके फेस्टिवल्स होते हैं,
तो उस चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग पर, उन प्रोडक्ट्स को जो कि कंज्यूमर मार्केट में जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगर इंडस्ट्रियल मार्केटिंग में जा रहे हैं तब तो एक अलग बात है, तब तो जनरल कंज्यूमर से हमें डील नहीं करना है। लेकिन जब जनरल कंज्यूमर वहां पर जा रहा है तो उस प्रोडक्ट पर वहां के कल्चर के एटलीस्ट या वहां के सोसाइटी की जो थॉट है उसको चैलेंज ना हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इन लेट 70s ये हुआ था, एक वॉर हुआ था। अब ये वॉर था ईरान इराक वॉर, उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। तो पहले जहां ईरान अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा सेंटर था, वहां जो है एकदम से ईरान इराक वॉर के बाद वहां पर जो है एक प्रकार से एंटी अमेरिकन वेव आ गई। तो जैसे कोका कोला था, तो कोका कोला की जगह उन्होंने अपना एक कोला ब्रांड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसमें उन्होंने उसका नाम मैका कोला रख दिया। मैका मीन्स जो एक बहुत बड़ा उनका रिलीजियस प्लेस है, तो उसके नाम पर उन्होंने बिल्कुल कोका कोला की जगह अपना निकाल दिया। बार्बी डॉल जो यूएस ब्रांड है वहां बहुत माना जाता था, अब उन्होंने बार्बी डॉल की जैसा एक ईरानियन नेम पर एक और ब्रांड निकाल दिया। तो ये कहने का मतलब होता है, अब जैसे मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वहां पर आप जो है बेसिकली जो ये रहता है, उनके कई कंट्रीज में ये रूल है कि जो इंटरेस्ट है उसको आप जो है वो लोन स्कीम को आप प्रमोट नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अब वो अगर प्रॉब्लम है तो क्या करना है, दूसरी चीज है डिपॉजिट्स, उसको आप प्रमोट करते हैं। तो ये एक कल्चरल व्यू हो गया, दैट इज व्हाट वी हैव टू मेंटेन। जो समय हम वहां एक बहुत बड़ा जब फेस्टिवल रहता है, ये रमजान रमादान, एक बहुत समय जो पूरा समय रहता है, उस समय कोई भी कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं होता, कोई भी फूड प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं होता, क्योंकि ये समय वो सब चीजें बंद रहती। तो ये एक कल्चरल सिचुएशन रहती है, ये मेनली जो है। और या फिर कुछ, अब उसमें ये कि सभी कंट्रीज में एक जैसा नहीं रहता है, कुछ जैसे ये मिडिल ईस्ट के उधर हम जाएं जॉर्डन वगैरह में, तो वहां अलाउ रहता पर्टिकुलर टाइम पर। दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग। ये इस तरह से एक उन्होंने अपने रूल्स भी बनाए हैं, लेकिन क्योंकि वहां फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, तो उनको उन रूल्स को रिलैक्स भी करना रहता है, तो उन्होंने रिलैक्सिंग आवर्स दे दिए, इस टाइम तक वो ओपन रहता है। तो बाहर वाले लोग, अब दैट इज ऑल्सो द थिंग कि लिकर बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन वहां उन्होंने किया कि स्पेशल काउंटर्स खोल दिए हैं, वो फॉरेनर्स के लिए हैं, लोकल्स के लिए नहीं है। तो पब्लिकली लोकल्स कैन नॉट ड्रिंक, बट जो बाकी हैं वहां फॉरेनर्स के लिए उन्होंने स्पेशली कुछ काउंटर्स बना दिए हैं। देखो, ये हर कल्चर का अपना एक नॉर्म्स रहता है, तो उसको हमको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अभी हम लोग उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पर, कैसे कुछ जो है उनको चेंज करना पड़ा। दैट इज व्हाट ऑल्सो वी आर गोइंग टू रियली सी। हम लोग हैं अभी ऑन स्क्रीन? यस सर। ओके, तो ठीक है, अभी हम लोग एक जाएंगे, वी विल सी क्या चेंजेस होते हैं, which is going to be a very much important thing for us to notice. तो ये in international marketing certain examples are there which you need to understand. For an example, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं KFC से केंटकी फ्राइड चिकन, ये जब चाइना में गया तो चाइना में अब इसके नेम को लेकर के वो इसमें प्रॉब्लम आ गई।
जब उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया तो इसका क्या आने लगा मीनिंग, वी विल ईट योर फिंगर्स ऑफ। ठीक है, वी विल ईट योर फिंगर्स ऑफ। तो ये जब चाइना में गया तो उनके लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन ये था, वी विल ईट योर फिंगर्स ऑफ। ओके, कोका कोला का इसमें जब उन्होंने इसका प्रोनाउंसिएशन किया कि ये जो अपनी लैंग्वेज में कीको केला, दैट इज व्हाट द वर्ड, इसका क्या आया, बाइट द वैक्स टैडपोल। एक जो टैडपोल रहता है जो उसमें रहता है वैक्स से बना, उस पर बात होने लगी। तो जब भी हम जाते हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, अपनी लैंग्वेज में जब हम उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल हो रहा है या मीनिंगफुल नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट दे थिंक। देन नेक्स्ट रहता है एक प्रकार से जो येलो पेजेस ने वहां पर एक पर्टिकुलरली राइस और नूडल्स, जो राइस और नूडल्स का उन्होंने वहां एड लॉन्च किया, तो वहां पर उन्होंने बाउल्स में नूडल्स को दिखाया और इसका जो नेम था वो इन्होंने दिया बाई बिम बैप। दैट इज व्हाट द थिंग, ये इसके उनके नेम्स में आ रहा था नूडल्स का, बाई बिम बैप। ना ये बाई बिम बैप में आप नूडल दिखा रहे हो जिसका मीनिंग वहां पर क्या था, राइस डिश। ये जो नूडल है वो राइस दिख रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये हमको देखनी पड़ती हैं कि उस कल्चर में, वहां की कल्चर भी छोड़ दो, लैंग्वेज में वहां की अंडरस्टैंडिंग में ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड। ठीक है, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई? यस सर। राइट। तो इस प्रकार से सारी की सारी इंटरनेशनल मार्केटिंग में कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है। यही KFC जब इंडिया में आई तो बड़ा उन्होंने क्लियर कट एक बात रखी कि हमारे यहाँ पर बीफ अलाउड नहीं है। तो वो उन्होंने बीफ को छोड़कर दूसरे प्रकार की अपनी डिशेस इंडिया में लॉन्च की, और वहीं चाइना में उन्होंने अपना जो वो था बिग मैक जो उनका था वो वहां नहीं चला, तो उसको वहां उनको चाइनीज में कन्वर्ट करना पड़ा, तो चाइनीज डिश के अकॉर्डिंगली उनको चेंज करना पड़ा। दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये सिचुएशंस रहती हैं जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। अब एक और चीज है जो हम देखते हैं कि कंपनीज का जो एड होता है वो कैसे अफेक्ट होता है कंट्री टू कंट्री। ठीक है, ये देखिए, दैट इज व्हाट द थिंग, ये हम देख रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू वॉच, ये कैडिलैक का एड है, ये वीडियो दिख रहा है, विजिबल है सर? यस सर। हाँ, विजिबल है? यस सर। ओके, ना ये कैडिलैक का एड है यूएस। वॉइस शायद नहीं आ रही होगी, वॉइस आ रही है? नो सर। ओके, आप जब विजुअल देखो ना, इनका ये कहना है कि हम वो कंट्री हैं जो वर्क करते हैं, वर्क में खूब इन्वॉल्व होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वी नीड टू हैव एन एंजॉयमेंट एंड रिलैक्स इन द कार। ठीक है, ये इनका ओवरऑल वर्ड है ना। ये अभी देखते रहो आप। इसमें इन्होंने कैडिलैक ने अपने यूएस वर्क कल्चर को मेंशन किया कि हम इस तरह से वर्क को एंजॉय करते हैं और अपनी कार को भी हम एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। फ्रेंच में
जब ये फ्रांस में गए, फ्रांस में ये ऐड आया, जब ये फ्रांस में ऐड आया तो इनको उन्होंने क्या समझा कि भाई ये कैसे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उतना वर्क एल्कोहलिक, वहां काम को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बट नॉट लाइक अमेरिकन, नॉट लाइक दैट मच फास्ट। तो वहां कैडिलैक में जो कैडिलैक का एड उन्होंने वहां वैसे ही लॉन्च कर दिया, तो उसका इंटरप्रिटेशन वहां की सोसाइटी को क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रियली सी कि एक नेशन की बात हम दूसरे नेशन में जब करते हैं तो बहुत सी बातें जो हैं वो क्लियर नहीं होती। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड। दूसरी बात, इसी को देखते हुए फोर्ड ने भी अपना एड जो है वो लॉन्च किया। फोर्ड ने क्या लॉन्च किया, दैट इज व्हाट वी कैन रियली सी। फोर्ड ने जो लॉन्च किया ये भी हम लोग देख सकते हैं। या ओके, इसको चैलेंज करने का काम, सॉरी ये तो है ये, लोगों ने देखा। तो ये एक मिनट, फोर्ड का एड, ये दोनों में ओके, ये तो सेम एड है, सॉरी, एक फोर्ड एड, हाँ। ओह, इसके ओके शायद पता नहीं होता, गलत डाउनलोड हो गया। ये जो है फोर्ड ने इसके रिस्पॉन्स में एक ऐड निकाला था जिसमें कि वो दिखा रहे हैं कि आप जो भी वर्क करते हैं उस अचीवमेंट लेवल पर आप पहुंच जाते हैं मून पर या मार्स में जाकर। दैट इज व्हाट यू कीप ऑन रियली एंजॉयिंग। तो ये जब हम ऐड पर भी बात करते हैं तो ये सारी सिचुएशंस हमको देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू रियली सी। बात क्लियर हो रही है? यस सर। बात क्लियर हो रही है? वॉइस आ रही है? यस सर। वॉइस आ रही है आपको? यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर। वॉइस आ रही है या नहीं? यस सर। वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। मजा आ गया यार। हाँ, दिव्यांशु, अंकित, अनुकृति, वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है वॉइस। यस सर, आ रही है। वॉइस आ रही है? मजा आ गया। वॉइस आ रही है नहीं? यस सर, आ रही है वॉइस। दिव्यांशु, वॉइस आ रही है? यस सर। खुद लेफ्ट हो गए अब। ये तो मजा आ जाता है यार।
पॉज करता हूँ अभी। एक साथ करना पड़ेगा।